नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर के काव्य के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आज हम उनके अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष की बात करेंगे। विद्यार्थियों, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ आलंकारिक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका प्रभाव उनके बाद आने वाले जो कवि हैं उन पर यथेष्ट रूप से पड़ा है। जिस वातावरण में वे काव्य सृजना कर रहे थे, अर्थात जो रीतिकालीन परिवेश था जिसमें वह काव्य सृजना कर रहे थे, वह सर्वथा श्रृंगार के अनुकूल था। उस युग में यदि एक बात कही जाए कि उस जीवन में श्रृंगार की भावना तो पल्लवित हो रही थी, परंतु उस जीवन में उत्साह का जो भाव था वह लुप्त प्राय था। परवर्ती कवि ग्वाल, द्विजदेव, लच्छीराम आदि ने पद्माकर के भावों की नकल की है। इन कवियों में विषय की समानांता ही नहीं मिलती। उपविषय, प्रसंग, भाव आदि ठीक आमने सामने भिड़े बैठे हैं। बहुत कुछ इन कवियों में पद्माकर के समतुल्य मिलता है। पद्माकर की ही नकल की जो प्रवृत्ति है वह इन कवियों में हम देख सकते हैं। पद्माकर स्वयं प्रतिभा संपन्न कवि थे, परंतु वे युग की सीमा से बंधे हुए थे। उन्हें जीवन में अनेक आश्रयदाताओं के पास भी जाना पड़ा, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक अभाव के कारण वह दर दर भटके, इसलिए खुलकर रीति परंपरा से आगे वह न जा सके। श्रृंगार, ज्ञान, वैराग्य और वीरता की भावनाएं उनकी कविता के विषय रह गए। संयोग की बात है कि उनके आश्रयदाता प्रेम की भूखे न होकर विज्ञान और वासना के दास थे। अतः उनकी इंद्रिय लिप्सा की पूर्ति के लिए कवियों को बाध्य होकर उन्हें मनोनुकूल, उन्हीं के मनो के अनुकूल जो साहित्य है वह लिखना पड़ता था। रीति काल में अपने जीवन अस्तित्व के लिए रीति ग्रंथ लिखना भी आवश्यक था और इस मोह से पद्माकर भी छुटकारा न पा सके। पद्माकर के द्वारा भी रीति ग्रंथ लिखे गए। पद्माकर के द्वारा जो काव्य विषय उठाए गए, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके ग्रंथ दो प्रकार के माने हैं। प्रथम है मौलिक और अनुदित। अनुदित की बात हमने पद्माकर के जीवन परिचय के संदर्भ में की थी और मौलिक ग्रंथों की बात करते हुए इस बात की जानकारी प्राप्त की थी कि प्रशस्ति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, भक्ति और वैराग्य के जो ग्रंथ हैं, ये तीन प्रवृत्तियां इनके मौलिक ग्रंथों में पाई जाती है। पद्माकर की प्रसिद्धि एक कवि और आचार्य दोनों रूपों में है। इन्होंने ये तीन प्रकार के काव्य लिखे हैं: प्रशस्ति काव्य, रीति काव्य और भक्ति और वैराग्य काव्य। प्रशस्ति काव्य दो हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली। रीति काल के अंतर्गत भी दो पुस्तकें अधिक महत्वपूर्ण हैं: पद्माभरण, जो महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की शैली में लिखी अलंकार की पुस्तक है, और जगत विनोद, जो श्रृंगार रस और उसके एक प्रमुख अंग नायिका भेद का निरूपक ग्रंथ है। पद्माकर के नाम से एक तीसरा ग्रंथ भी मिलता है, आलिजा प्रकाश, लेकिन यह कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, पितु जगत विनोद का ही अंशतः परिवर्तित रूप है, जिसकी रचना ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के नाम पर हुई। इनके अनुभूति पक्ष में यदि बात की जाए तो इनका सबसे पहले उभरकर जो रूप आता है वह है रूप और सौंदर्य का चित्रण। पद्माकर के काव्य में नारी के जो रूप सौंदर्य है उसके एक से बढ़कर एक चित्र खींचे गए हैं, जहां उन्होंने इस रूप के वैभव को सामान्य शब्दावली के माध्यम से व्यंजित किया है। श्रृंगार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और वीरता इनकी कविता के प्रमुख विषय हैं, परंतु नारी रूप चित्रण को चित्रित करते हुए इन्होंने प्राकृतिक शब्दावली के माध्यम से प्राकृतिक उपमानों और प्रतीकों का सहारा लेकर सुंदर नारी के चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। देखत क्यों न अपूरब इंदु में है, अरविंद रमे गहिलाली।
त्यों पदमाकर कीर वधु इस मोती चुगे मनी है मतवाली। ऊपर ते तम छाई रहो रति की दबे तन दबे खुली व्याली। यो सुनी बेन सखी के विचित्र भये चित चवकृत से वनवाली। रूढ़ और पारंपरिक उपमानों के सहारे पद्माकर ने यहाँ पर नायिका का सौंदर्य चित्रित किया है। वस्तुतः वह सुंदर है। सखी कृष्ण से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन इस ढंग से करती है कि कृष्ण भी चकित हो जाते हैं। वकृत से वनमाली, कृष्ण भी चकित हो जाते हैं। वह सखी उसे कहती है, तुम क्यों उस चंद्र को देखते हो जिसमें दो लाल कमल धीरे धीरे लालिमा पा रहे हैं। देखत क्यों न अपूर्व बिंदु में अरविंद रमे गही गलाली। उसके ऊपर एक कीर वधु भी बैठी हुई मोती चुग रही है। त्यों पद्माकर कीर वधु इस मोती चुगे मनी है मतवाली। ऊपर से तम छाया हुआ है, सूर्य के प्रकाश से भी वह हटने का नाम नहीं लेता। वस्तुतः वह सखी कहना चाहती है कि तुम उस नायिका के चंद्रमुख को क्यों नहीं देखते जो कि लालिमा से युक्त है। उसके नेत्र वियोग के कारण डूबे डूबे से हैं और उसकी नासिका कीर के समान मोहक है। उसके दांत मोती की तरह चमकीले हैं और उसके घुंघराले केस सूर्य का प्रकाश लगने से चमकीले लगते हैं। अगर बात की जाए तो पद्माकर का जो रूप सौंदर्य चित्रण है ये शास्त्रीय नहीं है, शास्त्रों की परंपरा के अनुकूल न होकर के स्वानुभूति जन्य है, जिसमें विवरणात्मकता नहीं है। ये कवि का अनुभूत सत्य है। पद्माकर के काव्य में नेत्र, भ्रकुटी, तिल, अधर आदि विभिन्न अवांगों का चित्रण किया गया है। ये चित्रण अधिकांश रूप से उपमानों के आश्रय से किया गया है। पद्माकर का रूप सौंदर्य चित्रण बाह्य स्वरूप निरूपण होने के साथ साथ अंतर्दीप्त निरूपक भी है। पद्माकर का आधार फलक काफी विस्तृत है। सरस चित्रों की योजना में ब्रज भाषा के कम कवि इनकी समानता कर पाते हैं। तो इनका जो रूप चित्रण है, अगर उसकी कुछ विशेषताएं देखी जाए तो वह एक तो स्वानुभूति जन्य है, विवरणात्मक नहीं है, हृदय की गहराइयों से ऐसा वर्णन, सुंदर वर्णन किया है कवि ने। और जो एक चित्र सा खींचकर, सरस चित्र इनके द्वारा खींचा गया है, ऐसा ब्रज भाषा के बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। पद्माकर के काव्य में अनुभूति पक्ष के अंतर्गत यदि दूसरा तत्व जो मुख्य रूप से उभर कर आता है वह है उनका लोक जीवन चित्रण। पद्माकर ने तत्कालीन मेलों और उत्सवों के उल्लास और उत्साह का सांगोपांग वर्णन किया है। रीतिकाल जो समय था वह उत्साह विहीन हो रहा था। पद्माकर ने रीतिकाल की परंपरा का निर्वाह करते हुए भी तत्कालीन मेलों का, उत्सवों का वर्णन किया, जिसमें कि उल्लास और उत्साह की जो भावना है वह सांगोपांग रूप से वर्णित हुई है। उनके द्वारा जो वर्णन किए गए हैं उनमें होली का जो वर्णन है वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है और विशेष है। फाग की भीड़ अबीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की जोली। होली के अतिरिक्त दशहरा, घनघोर, अखातीज, हिंडोले आदि उत्सवों का वर्णन भी पद्माकर ने बड़े ही सजीव ढंग से, सचेत रूप से किया है। कवि ने नायक और नायिका के संकेत स्थलों का वर्णन भी किया है, जिसमें जीवन की सक्रियता के यथार्थ चित्र मिलते हैं। ग्रामीण जीवन से संबंध संकेत स्थलों में से कुछ ऐसे हैं जैसे कि पनगढ़, तालाब, जानवरों के चराने के स्थान आदि स्थान, जहां जीवन की सक्रियता का वर्णन करने का भी कवि को भरपूर अवसर मिला है। तो ये संकेत स्थल भी कवि की अनुभूति का, उसकी स्वयं की विचारणा का एक अभिव्यक्ति पक्ष हो सकता है। इसके अतिरिक्त पद्माकर के काव्य का जो भाव पक्ष है, इसमें जीवन की असारता का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। कलयुग में मनुष्य की तृष्णा धन की ओर है। लोग संयोग वियोग सभी भूल गए हैं, न किसी में शील बाकी है, न सत्य दिखाई देता है। प्रतिष्ठित जन भीख मांगते फिर रहे हैं, वैश्य आदि वर्ग के जन महलों में निवास कर रहे हैं, बुद्धिमानों को जरा सा चैन नहीं है, धन वैभव अत्यंत चंचल है, वह किसी के पास स्थिर नहीं रहता। इसलिए पद्माकर संसार की इस असारता में राम नाम को ही
मुख्य मानते हैं। लखी अंतस में इससी पंकत बिनु कोई काम न आया है, अब वचन विचारी कहे पद्माकर, यह ईश्वर की माया है। तो यहाँ कवि जो वर्णित कर रहे हैं, जीवन की जो असारता का वर्णन कर रहे हैं कवि, वह ये इंगित करती है कि जीवन के अंतिम क्षण में पद्माकर ने जीवन का ये जो सत्य है ये प्राप्त किया था, और इस प्रकार ये जो रीतिबद्ध जीवन था, जो श्रृंगारिक जीवन था, जो प्रेम के अंतर्गत वासनापूर्ण जीवन था, उसकी असारता को पद्माकर समझकर ईश्वर की जो सृष्टि है उसके प्रति अपना निवेदन वर्णित करते हैं। गंगा लहरी में कवि अपनी दीनता का वर्णन कर रहा है और गंगा से स्वयं के उद्धार करने का अनुनय कर रहा है। पद्माकर संसार की असारता पर विचार करते हुए ईश्वर पच्चीसी में मोह, लोभ आदि को छोड़कर जीवन से विरक्त होकर राम में मन लगाने की बात भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर हमने देखा कि कवि का जो भाव पक्ष है वह चाहे श्रृंगारिक वर्णन में हो, नारी रूप सौंदर्य चित्रण में हो, लोक जीवन में हो, या जीवन की असारता, अंतिम समय में जीवन की असारता का वर्णन करने में हो, वहां पद्माकर कवि ने स्वयं की अनुभूतियों का वर्णन ही अधिकांश रूप से किया है। अगर वह नारी रूप सौंदर्य चित्रण भी कर रहे हैं तो वह रीतिकालीन परिपाटी का होते हुए भी उसमें जो उपमानों का प्रयोग किया गया है, उसमें जो नायिका के रूप की छटा का वर्णन प्राकृतिक उपादानों के साथ किया गया है, वह उन्हें रीतिकालीन रीतिबद्ध अन्य कवियों से कुछ विशिष्ट बनाता है। और इसके साथ साथ जो इनकी विशिष्टता का, इनके अनुभूति पक्ष की विशिष्टता का एक जो अंश है वह उनके द्वारा किया गया लोक जीवन, लोक साहित्य, जीवन की सक्रियता का वर्णन। रीतिकालीन काव्य पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह दरबारी संस्कृति से संबद्ध काव्य है, इसमें लोक जीवन का चित्रण नहीं किया गया। पद्माकर इस आक्षेप को पूर्णतः खारिज करते हैं। जीवन के अंतिम समय में जब मनुष्य अपने यथार्थ को जानता है, तब इस प्रकार के लोभ, मोह, माया इत्यादि से दूर उठकर जीवन को एक असार रूप में अनुभव करता है। इस अनुभूति का वर्णन भी गंगा लहरी जैसी कृति में कवि ने बहुत ही सशक्त रूप से किया है। तो इस प्रकार कवि पद्माकर का जो भाव पक्ष है वह सुंदर है, सबल है, अनुभूतिपरक है। आगे की कक्षा में हम पद्माकर के काव्य के कला पक्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।